भारत की राजनीति में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही लोगों की आंखों में अलग अलग भाव भर आते हैं। कुछ के लिए वे उम्मीद का नाम होते हैं, कुछ के लिए व्यंग और आलोचना का, और कुछ के लिए वे एक अधूरी कहानी। ये नाम है राहुल गांधी। उनकी कहानी विरासत और संघर्ष के बीच झूलती रही, कभी मजाक का पात्र बनकर तो कभी उम्मीद का प्रतीक बनकर। उनकी दादी और पिता की शहादत, उनका छिपा हुआ बचपन, उनकी विदेश की पढ़ाई, उनकी असफलताएं और उनका नया संघर्ष, सब मिलकर उनकी कहानी को अधूरा भी बनाते हैं और दिलचस्प भी। नमस्कार साथियों, मैं हूं बबलू सिंह और आप देख रहे हैं हमारा शो दर्पण। दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे राहुल गांधी के जीवन के बारे में। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली में हुआ, जो ऐसे परिवार में पैदा हुए जिसकी पहचान सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि भारत के इतिहास से जुड़ी है। पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, वे वंश उनके खून में था, लेकिन इस विरासत के साथ आया एक भारी बोझ और लगातार बलिदान की कहानियां। उनका बचपन आम बच्चों की तरह नहीं था। जब वह महज 14 साल के थे, उनकी दादी और देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई। ये क्षण राहुल के लिए सदमे जैसा था। अचानक सुरक्षा इतनी सख्त हो गई कि उन्हें और उनकी बहन प्रियंका को आम बच्चों की तरह खेलने की आज़ादी नहीं रही। 1991 में उन्होंने एक और गहरा सदमा झेला। उनके पिता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के लिखे एलटीटी के आत्मघाती हमले में हत्या कर दी गई। इस हत्या ने राहुल को भीतर तक झकझोर दिया। कहते हैं कि उसी समय उन्होंने राजनीति से दूर रहने का मन बना लिया था। राहुल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दून स्कूल में की, लेकिन इन पारिवारिक त्रासदियों और सुरक्षा कारणों ने उनका असली नाम छिपा दिया गया और उन्हें अलग पहचान के साथ विदेश भेज दिया गया। उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन सुरक्षा कारणों से उन्हें पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। फिर उन्होंने अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, लेकिन 1991 में पिता की हत्या के बाद उन्हें वहाँ की पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। इसके बाद उन्होंने फ्लोरिडा के रोलेंस कॉलेज में दाखिला लिया और 1994 में कला में स्नातक की डिग्री पूरी की। इस दौरान सुरक्षा के चलते उन्होंने अपनी पहचान राहुल विंची के रूप में गुप्त रखी। 1995 में उन्होंने यूके के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से एमफिल की डिग्री हासिल की। इस विदेश में बिताए गए समय ने भारतीय राजनीति से और दूर कर दिया। भारत लौटने के बाद लंबे समय तक वे सार्वजनिक जीवन से दूर रहे और उन्होंने अपनी खुद की एक टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग कंपनी भी शुरू की। सन 2004 में परिस्थितियों ने करवट ली। सोनिया गांधी ने उन्हें राजनीति में आने के लिए तैयार किया और राहुल गांधी पहली बार अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़े। वे आसानी से जीत गए। लोगों को लगा कि कांग्रेस का भविष्य सुरक्षित हाथों में है, लेकिन राजनीति में उम्मीदें जितनी जल्दी मिलती हैं उतनी जल्दी निराशाएं भी मिलती हैं। राहुल गांधी को पार्टी का युवा चेहरा बनाया गया, यानी एसयूआई, और युवा कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन समय बीतने के साथ साथ उनकी छवि मजबूत नेता के बजाय एक अनिश्चित और असमंजस भरे नेता की बनने लगी। उनके भाषणों की कमियां, उनकी हिचकिचाहट, उनका सहजपन, सब कुछ मजाक का विषय बनने लगा। सोशल मीडिया ने उन्हें पप्पू का टैग दे दिया। ये नाम सालों तक उनके साथ चिपका रहा और उनकी हर कोशिश का मजाक उड़ाया जाता रहा। लेकिन ये वह समय था जब राहुल गांधी ने अपनी पहचान बनाने के लिए एक अलग ही तरह का संघर्ष शुरू किया। वैसी कमरों की राजनीति से दूर हटकर लोगों के बीच गए। वे देश के गांवों में गए, दलितों के घरों में रुके, किसानों के साथ जमीन पर बैठे और उनकी समस्याओं को समझा। उन्होंने सन 2008 में उड़ीसा के कालाहांडी में आदिवासियों के साथ खड़े होकर ऐलान किया। कालाहांडी का और आदिवासियों का दिल्ली में एक सिपाही है, उसका नाम राहुल गांधी है। उन्होंने मुंबई में लोकल ट्रेन में यात्रा करके आम आदमी की तकलीफों को समझने की कोशिश की और भट्टा पारसोल गांव में किसानों के आंदोलन में भी शामिल हुए, जहां उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। उनका ये जमीनी संघर्ष अक्सर सुर्खियों से दूर रहा, लेकिन इसने उन्हें भारत को एक अलग नजरिए से देखने का मौका दिया। उन्होंने सन 2013 में यूपीए सरकार के विवादित अध्यादेश को पूरा बकवास कर फाड़ दिया, जिससे पार्टी के भीतर ही हलचल मच गई। साल सन 2014 जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए और कांग्रेस सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई,
तब सबसे ज्यादा आलोचना राहुल गांधी को झेलनी पड़ी। यह आजादी के बाद की सबसे बड़ी हार थी, पूरा दोष उन पर मढ़ा गया। आलोचकों ने कहा कि इनमें नेतृत्व की क्षमता नहीं है। पार्टी के भीतर भी आत्मविश्वास डगमगा गया। सन 2017-18 में राहुल गांधी ने एक नया जोश दिखाया। गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा को कड़ी चुनौती दी और सन 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सरकार बनाई। यह राहुल गांधी के राजनीतिक करियर का सुनहरा दौर था। लोग कहने लगे कि अब राहुल गांधी कांग्रेस को वापस खड़ा कर देंगे, लेकिन फिर आया सन 2019। भाजपा ने एक बार फिर बहुमत हासिल किया। कांग्रेस की हार और भी बड़ी साबित हुई और राहुल गांधी अपनी पारंपरिक सीट से अमेठी तक हार गए। यह हार उनकी राजनीतिक यात्रा का सबसे कठिन पल था। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। कई लोगों ने मानने लगे कि अब राहुल गांधी का करियर समाप्त हो गया है। पार्टी कमजोर हो चुकी थी और राहुल हताश दिख रहे थे। लेकिन इस वक्त से उनकी असली यात्रा शुरू हुई। राहुल ने हार नहीं मानी। उन्होंने सत्ता की दौड़ से दूर रहकर जनता के बीच जाने का फैसला किया। सन 2022 में शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। ये यात्रा सिर्फ राजनीतिक अभियान नहीं थी, बल्कि राहुल का आत्म परिवर्तन था। 4000 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। राहुल गांधी गांव गांव, कस्बा कस्बा पैदल चलते रहे। उन्होंने किसानों और मजदूरों और युवाओं और महिलाओं से सीधे संवाद किया। उन्होंने हर वर्ग की तकलीफ को सुना और धूल और पसीने से भरी सड़कों पर खुद को उतारा। ये यात्रा लोगों से दिल से जुड़ने का प्रयास था, लेकिन उनकी असली जंग केवल वोटों की नहीं, बल्कि जनता के साथ विश्वास बनाने की थी। इस यात्रा ने उनकी छवि को कमजोर नेता से संवेदनशील, संघर्षशील और नेता में बदल दिया। फिर सन 2024 में राहुल गांधी ने रायबरेली से चुनाव जीत का यह सिलसिला और मजबूत किया। उन्होंने अपनी मां सोनिया गांधी के विजय आयाम को भी पीछे छोड़ दिया। कांग्रेस में राहुल को विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया। ये 10 वर्षों में पहला मौका था जब लोकसभा में इस पद पर कोई निर्वाचित हुआ। इस बीच एक और बड़ी चुनौती सामने आई। नेशनल हेराल्ड केस। नवंबर सन 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई। आरोप था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपनी प्राइवेट कंपनी यंग इंडियन के जरिए एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड यानी AJL को धोखे से अपने कब्जे में ले लिया था। AJL वही कंपनी है जो नेशनल हेराल्ड अखबार निकालती थी और जिसके पास हजारों करोड़ की जमीन जायदाद थी। कांग्रेस पार्टी ने AJL को लगभग 90 करोड़ का बिना ब्याज वाला लोन दिया था। बाद में वाई आई, जिसमें राहुल और सोनिया की 76% हिस्सेदारी थी। सिर्फ 50 लाख के बदले ये सारा कर्ज अपने नाम करवा लिया और AJL का नियंत्रण हासिल कर लिया। स्वामी का आरोप था ये धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात है और राजनीतिक पार्टियों के फंड का इस तरह इस्तेमाल कानून के खिलाफ है। EID परिवर्तन निदेशालय ने इसे मनी लॉन्ड्रिंग PMLA का केस मानते हुए जांच शुरू की और अप्रैल सन 2025 में कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और यंग इंडियन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इसमें लगभग 5000 करोड़ की संपत्ति को गलत तरीके से यंग इंडियन के कब्जे में लाने का आरोप लगाया गया। कांग्रेस का पक्ष था कि ये केस राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, क्योंकि यंग इंडियन का नॉन प्रॉफिट कंपनी है जो किसी तरह का मुनाफा नहीं कमा सकती है। उनका कहना था कि 90 करोड़ का लोन AJL को पुनर्जीवित करने के लिए दिया गया था। फिलहाल ये मामला अदालत में लंबित है और जुलाई सन 2025 में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत को यह तय करना है कि चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाए या नहीं। इन कानूनी और राजनीतिक संघर्षों के बावजूद राहुल गांधी आगे बढ़ते रहे। लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में मैंने 100 दिन पूरे कर लिए, ये राहुल गांधी ने कहा। मेरा मिशन राजनीति में प्यार, सम्मान और विनम्रता का लौटाना है। इन 100 दिनों में संसद में उनके बोल, मणिपुर की हिंसा ग्रस्त जगहों पर दौरे और विधानसभा चुनावों में सक्रियता ने उन्हें एक नई पहचान दी। आज राहुल गांधी केवल कांग्रेस बल्कि पूरे विपक्ष का चेहरा बन चुके हैं। सचिन पायलट तो कह दिया कि वो विपक्ष का नेता नहीं, देश का अगला नेता होंगे। राहुल गांधी सिर्फ चुनाव की राजनीति में नहीं
बढ़ रहे हैं। उन्होंने हरियाणा में पार्टी में गुटबाजी खत्म करने की नींव रखी, जिला इकाइयों की पुनर्स्थापना का रोड मैप तैयार किया। ये कांग्रेस की गुटबाजी मुक्त नीति के लिए पहला अहम कदम था और हाल ही में बिहार के वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल ने चुनाव प्रणाली में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि वोट चोरी का हाइड्रोजन बम जनता के सामने आएगा। वे लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ने में पीछे नहीं हटते हैं। हालांकि चारों तरफ विरोधी भी हैं। पीयूष गोयल जैसे नेता कहते हैं कि राहुल हमेशा विपक्षी बने रहने चाहते हैं और ग्रोथ की नकारात्मक रिपोर्ट देते हैं। लेकिन राहुल का मानना है कि सिर्फ संयुक्त विपक्ष से काम नहीं चलेगा। देश को भाजपा का एक वैकल्पिक विजन चाहिए था, जिससे भारत जोड़ो यात्रा ने प्रारंभ किया। फिर भी आलोचनाएं खत्म नहीं हुई। उनके विरोधी अब भी कहते हैं कि राहुल गांधी अस्थिर है, गंभीर नहीं और लगातार राजनीति में गायब हो जाते हैं। कुछ के विश्लेषक कहते हैं कि उनके पास विचार तो हैं, लेकिन उन्हें लागू करने की निरंतरता की कमी है। तो असली सवाल यही है कि राहुल गांधी भारतीय राजनीति का भविष्य क्या होंगे? क्या वह एक अनिच्छुक वारिस हैं जिन्हें विरासत में मिली लेकिन जुनून नहीं है, या फिर एक सुधारवादी नेता हैं जो राजनीति को नई दिशा देना चाहते हैं, या फिर वे भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा अधूरा वादा एक बनकर रह जाएंगे। राहुल गांधी की ये यात्रा हमें ये सिखाती है कि राजनीति सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है, बल्कि भरोसे और धैर्य और संघर्ष की यात्रा है। आलोचनाएं चाहे कितनी भी क्यों ना हो, मजाक चाहे जितना भी उड़ाया जाए, अगर संकल्प मजबूत हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। यह है राहुल गांधी की असंभव वापसी की कहानी। उनका सफर अभी अधूरा है। उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि राजनीति केवल सत्ता की कुर्सी का खेल नहीं है, ये जनता से जुड़ने और उनके दर्द को समझने और उनके साथ चलने का सफर है। आने वाले समय में यह साफ होगा कि राहुल गांधी भारतीय लोकतंत्र के भविष्य में एक केंद्रीय चेहरा होंगे या इतिहास के पन्नों में सिर्फ एक रहस्य बनकर रह जाएंगे। आज यही बदलाव लोगों को कहने पर मजबूर कर रहा है, हो सकता है अगला प्रधान